हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन अपन ने देख लिया है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा? आपका जो डीएनए है उससे एमआरएनए बनना, या फिर आप ऐसे तो डीएनए से आरएनए बनना, बेसिकली इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से जो आपका आरएनए बनता है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, राइट। ये कब होता है, कहाँ होता है, हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसक्रिप्शन। सो ये आपका डीएनए है बच्चों, ठीक है, दिस इज योर डीएनए, है ना, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड 5-2 3-। सो जो आपने रेप्लिकेशन पढ़ा है, तो रेप्लिकेशन एक्चुअली एंटायर डीएनए का होता है ना। जो रेप्लिकेशन होता है, मैंने कहा था कि रेप्लिकेशन के टाइम पे ऐसे छोटे छोटे आप रेप्लिकन बना सकते हैं एंड कहीं से फिर ओरिजिन होगा एंड बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा, ये हम सबको पता है। जो रेप्लिकेशन होगा वो एंटायर डीएनए का होगा। रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, वो एंटायर डीएनए का होता है। इसमें क्या होता है, जो डीएनए है उसको हम अलग अलग हिस्से में बांट देते हैं, जिसे हम रेप्लिकन कहते हैं, और हर एक रेप्लिकन में डीएनए का डॉटर स्ट्रैंड्स बन जाता है, राइट। अब देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा, वो एंटायर डीएनए का नहीं होता। जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा वो एंटायर डीएनए का नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये आपका, फिर से बनाती हूँ बेटा मैं, ये आपका डीएनए है, तो ट्रांसक्रिप्शन जैसे क्या होगा बेटा? ट्रांसक्रिप्शन जैसे सिर्फ इतने हिस्से का हो रहा है, इतने हिस्से का हो रहा है, ऐसा होता है। इसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। सो बेटा, if replication occur of entire DNA, है ना, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है occur for some part, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो कुछ ही पार्ट का होता है, ये बात समझनी जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा और फिर आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा, राइट। ट्रांसक्रिप्शन से आपका आरएनए बनेगा और फिर आरएनए से फिर क्या होता है, प्रोटीन बनेगा, राइट। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए से आपका क्या बनता है बेटा? एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनता है ना। तो ऐसा नहीं कि पूरा डीएनए इसमें सब जगह का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, फिर एमआरएनए से कुछ प्रोटीन बन गया, ऐसा नहीं होता। जब जिसका रिक्वायरमेंट है वैसे होता है, ठीक है। जब जिसका रिक्वायरमेंट है, जिस प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, उस टाइम उस हिसाब से वो पर्टिकुलर सेल में वो जगह जो है वो एमआरएनए बनाएगा, फिर उस एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन अकर फॉर सम पार्ट, ये बात क्लियर है आप सबको। जो ट्रांसक्रिप्शन है बेटा, वो जहां पे रिक्वायर होता है बस उसी पार्ट में होता है, एंटायर डीएनए का नहीं होता। एंटायर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एंटायर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाइज होता है, मतलब जहां पे नीड है वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना। जिस मतलब जो प्रोटीन हमें चाहिए बेसिकली, है ना, तो सिर्फ उतना ही हिस्सा में एमआरएनए चाहिए, बिकॉज एमआरएनए से फिर आपका अल्टीमेटली प्रोटीन बनेगा। तो वो एमआरएनए जो डीएनए कोड करता है, बस उसी डीएनए का आपका एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब कहाँ होता है ट्रांसक्रिप्शन? तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में ही होता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन है न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में ही होगा। कब होगा? तो बताती हूँ। सेल साइकिल पता है बेटा आपको? सेल साइकिल पढ़ा है ना हमने, एम फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। आपने पढ़ा था दैट जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो S फेज में होगा। डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो S फेज में होगा,
डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है G1 एंड G2 फेज में। ट्रांसक्रिप्शन कब होता है? G1 एंड G2 फेज में ट्रांसक्रिप्शन होता है। बच्चों ये बात याद रखना। देखो G1 में भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, कैसे? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। For DNA replication, you need various kind of enzyme like helicase, topoisomerase, DNA polymerase, primase, ligase। आपको DNA replication के लिए भी बहुत सारे enzymes चाहिए, राइट? तो वो सब एंजाइम्स कब बनेंगे बेटा? G1 में बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक्चुअली G1 में क्या होगा, जो डीएनए उससे mRNA बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन ही क्या होता है बेटा, आगे जाके एंजाइम्स में मॉडिफाई होते हैं, है ना? तो G1 में भी क्या होता है बेटा? G1 में भी ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड G2 में भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। समझ में आ गया? जो ट्रांसक्रिप्शन कब होता है? G1 एंड G2 में। ये आपको क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है बेटा? तो हमने बोल दिया ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ होता है? वो न्यूक्लियस में होता है, राइट? इतनी बातें सबको क्लियर है? अब हम देखेंगे बेटा ट्रांसक्रिप्शन जो होता है बेसिकली एक सेल साइकिल में, ये जो एक सेल साइकिल पूरा चला कि हाँ यहां से शुरू हुआ बेसिकली, है ना, ऐसे से करते करते पूरा एक साइकिल चला, और फिर एम फेज के बाद जैसे आपको 2 सेल डॉटर सेल्स मिल जाती है, माइटोसिस होता है तब, है ना? तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एक सेल साइकिल में एक ही बार होता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है बच्चों। इन वन सेल साइकिल transcription can occur multiple times. In one cell cycle, transcription can occur multiple times, है ना? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। सो हमने क्या क्या याद किया है? लिख लीजिए ध्यान से, जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो लोकेशन, है ना? तो लोकेशन एक्चुअली मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, अभी मैं समझाने वाली हूं आपको। तो देखो लोकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में लोकेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन का न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में लोकेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन का न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोट्स में लोकेशन क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में लोकेशन क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म। देखो जो न्यूक्लियस मैंने बताया था, मैंने स्पेसिफिक आपको यूकैरियोट्स के बारे में ही बताया है। देखते हैं प्रोकैरियोट्स में हमारा फेवरेट एग्जाम्पल है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई को ले लेते हैं, है ना? अब ये ई कोलाई का सेल है। सेल में क्या है बेटा? इसका डीएनए है। अब डीएनए से क्या हुआ? डीएनए से एमआरएनए बना। कहाँ हुआ बेटा ये सब? ये सब हुआ साइटोप्लाज्म में, ये बन गया एमआरएनए। और ये एमआरएनए बन ही रहा होता है, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स में बेसिकली कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है। इन प्रोकैरियोट्स कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, और कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है बेटा? इन साइटोप्लाज्म। ये बात आपको याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के साथ मतलब जैसे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है तो उसी एमआरएनए पे क्या होता है? ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको ये याद रखना है, इन प्रोकैरियोट्स, लिखिए इस बात को, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। In prokaryotes, there is coupled transcription and translation. In prokaryotes, there is coupled transcription and translation. कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए लाइव फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म अलोंग विद सम प्रोटीन नॉन एज पॉलीअमीन्स। ठीक है, न्यूक्लियोइड से कहते हैं हम, याद है ना? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता।
जो कुछ है सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही है। तो इनमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा ना, बिकॉज इनके पास तो और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है। आपको ऐसा है कि हाँ, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कहाँ ऑब्जर्व होता है? तो हर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। क्लियर हो गया? जबकि अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स का, है ना, इफ आई टॉक अबाउट यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में क्या होगा बेटा? यूकैरियोट्स में ये सेल है, सेल के अंदर आपका क्या है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका क्या है? ये डीएनए है। अब डीएनए में से समझो ये वाला यूनिट का क्या हो रहा है? आपका एमआरएनए बना, है ना, एमआरएनए बना। अब ये जो आरएनए है बेसिकली ये बाहर आएगा, है ना। अब ये क्या होगा? आरएनए जो है वो बेसिकली क्या होगा? बाहर आएगा। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ? जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ? न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हुआ? न्यूक्लियस में। ठीक है। तो जो बेटा आपका प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। एंड कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चलता है साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है बेटा? यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में। तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली है क्या? इट इज मेकिंग कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का इंफॉर्मेशन में आगे लेके जा रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए का इंफॉर्मेशन ही आगे लेके जाए ना, क्योंकि यहाँ पे भी जो टेम्पलेट रहेगा वो डीएनए ही का ही तो रहेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा इसमें? जो अलग चीज है वो क्या होगी? डिफरेंस क्या आएगा बेटा? डीएनए आरएनए में आपको बताया था मैंने, जो आपका नाइट्रोजनस बेस टी है, टी है, टी की जगह क्या होगा? टी की जगह आरएनए में यू होगा। ये बात याद रखना। यहां पे आरएनए में आप थाइमिन कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। आरएनए में आप थाइमिन कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल यूज होने वाला है। ठीक है, आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल यूज होगा, ये समझिए, है ना। क्लियर होगी बातें? सो ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए का इंफॉर्मेशन ही आगे पास ऑन करेंगे। सिर्फ डिफरेंस हम क्या क्रिएट कर देंगे? हम थाइमिन की जगह यूरेसिल को लेने वाले हैं। डीएनए ही एक्ट करेगा एज टेम्पलेट। यहाँ पे जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, हम जब डीएनए से आरएनए बनाएंगे, तब डीएनए इज गोइंग टू एक्ट एज टेम्पलेट। क्लियर? सो इतना जो आपको बेसिक बताया मैंने अबाउट ट्रांसक्रिप्शन क्लियर है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कहाँ होगा? ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कहाँ होगा, है ना। फिर सेल साइकिल में ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? तो सेल साइकिल में ट्रांसक्रिप्शन G1 एंड G2 फेज में होगा। एक सेल साइकिल में रेप्लिकेशन जो है वो एक ही बार होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो बार बार हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एंटायर डीएनए का नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट का होगा, है ना। ट्रांसक्रिप्शन जो है सिर्फ पर्टिकुलर यूनिट का होगा, जिसका रिक्वायरमेंट है बॉडी को फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस। क्लियर हुई ये बात? चलें आगे। सो ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा? तो एक्चुअली आपको पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ना। आपका जो डीएनए है बेटा वो कैसा है? डबल स्टैंडर्ड होता है। एक होता है आपका 5' to 3', एक होता है 3' to 5', है ना। डीएनए बना रही हूं बेटा, दिस इज डीएनए, दिस इज योर डीएनए। सो डीएनए ए के साथ टी बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी के साथ सी बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर ए टी सी जी सी जी टी ए टी जी सी जी सी जी ए टी।
तो ये डीएनए है आपका, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। डीएनए में क्या होता है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। अब समझो इसमें से दोनों स्ट्रैंड, इसमें से अगर ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड दोनों ही अगर क्या करे, दोनों ही अगर आरएनए बनाए, फॉर एग्जाम्पल दोनों ही क्या करे, अगर दोनों ही आरएनए बनाए तो क्या होगा, एक बनेगा आपका 5' to 3', एक बनेगा 3' to 5'। तो बेसिकली दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि टी की जगह यहाँ पे यू आएगा, जब आरएनए बनेगा तो टी की जगह यू आएगा, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो आप बनाएंगे तो बेसिकली जहां पे सी ये 3' to 5' है ना, 3' to 5' है, इट विल एक्ट एज टेम्पलेट, इट विल एक्ट एज टेम्पलेट, राइट। तो टी है तो टी पे यहाँ पे ए आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा, फिर टी है तो ए आ जाएगा, जी है सी। अब ए है, ए की जगह आना तो टी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यू आएगा, ठीक है, ऐसा होगा। सो 3' to 5' will act as template, और उसने 5 to 3 क्रिएट कर दिया, और वैसे ही आपका ये अपोजिट वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप नोट करें तो 5 to 3 और 5 to 3 इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट, इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो अब देखो कि जो आपका आरएनए बना है, जो आपका mRNA बना है ना, उसमें कैसा है, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ही है, बस सिर्फ टी की जगह क्या हो गया है, टी की जगह यू आ गया है, टी की जगह क्या हो गया है, टी की जगह यू आ गया है। सी बनता तो 3' to 5', 3' to 5' एक्ट एज टेम्पलेट, जो नया स्ट्रैंड बनता है वो 5 to 3 होता है। तो जो ऑलरेडी डीएनए का 5 to 3 है और ये आरएनए का 5 to 3 है, दोनों सेम ही दिखते हैं, सिर्फ टी की जगह यू आ जाता है, इसलिए जो आपका 5 to 3 वाला स्ट्रैंड है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अगर ऐसा होता कि दोनों स्ट्रैंड में आपका ऐसा बन जाता तो क्या होता है, यहाँ पे एक की जगह फिर यू आता, जी की जगह सी आता, ए की जगह फिर यू, सी की जगह जी, जी टी की जगह ए, ऐसा होता। तो दोनों मिलके, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते। तो व्हाई बोथ स्ट्रैंड डू नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन, इसका पहला रीजन है इफ ट्रांसक्रिप्शन अकर, लिखना बच्चों ये कि दोनों स्ट्रैंड जो है आपका वो आरएनए क्यों नहीं बनाता, इफ ट्रांसक्रिप्शन अकर एट सेम टाइम for both strand, then dsRNA will form। और हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो भाई सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए ना, जिससे हम आगे प्रोटीन बना सकें। और फिर आपको पता है, दूसरा रीजन बता रही हूं मैं आपको, और फिर आपको पता है कि mRNA क्या करता है बेटा, आगे जाके प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता कि ये वाला आरएनए एक प्रोटीन बनाता, अगर ये वाला बनाता एक प्रोटीन, तो बहुत ही मैकेनिज्म ना खराब हो जाता, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, राइट। तो इसमें लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ स्ट्रैंड अकर, इफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ स्ट्रैंड अकर, तो क्या होता, then two different protein complicate कर देता, different protein formed, and this will complicate gene
एक्सप्रेशन, आपका जीन एक्सप्रेशन ये कॉम्प्लिकेट कर देता है ना, ये आपका जीन एक्सप्रेशन क्या करता है बेटा, कॉम्प्लिकेट कर देता। इतना समझ में आया? तो दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करता, ये आपको समझ में आ गया है। दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करता। फाइन, चलिए कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझते हैं फिर से। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, राइट। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं, सिर्फ थोड़े हिस्से का ही होगा जिसका रिक्वायरमेंट है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है बेटा, दिस इज टीयू, दिस इज टीयू, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। फिर ये क्या है, ये दूसरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये दूसरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब टीयू। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट। टीयू क्या है बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट। टीयू क्या है बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट। ओके, अब टीयू के क्या क्या पार्ट होते हैं, टीयू के क्या क्या पार्ट होते हैं। सी, ये जो भी है आपका, इट इज अ एंजाइमेटिक प्रोसेस, बिना एंजाइम्स के कुछ नहीं हो सकता। तो एंजाइम प्रॉपर जगह पे आके बाइंड हो, है ना, और जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आरएनए बने, तो एक टर्मिनेशन पॉइंट भी आना चाहिए, राइट। तो बेसिकली अगर आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो मैंने आपको बताया है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक ये रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं प्रमोटर। फिर एक ये रीजन होता है, एक ये रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। और फिर ये बीच वाला पार्ट है, इसे हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन। इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो अगर आप देखो तो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, उसके 3 मेन पार्ट है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, और दूसरा टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेटर। क्या कह रही हूं मैं, ये समझो। आप एक इमेजिन करो, ये इतना बड़ा आपका डीएनए है, ठीक है, पूरा एक डीएनए 2.2 मीटर जितना होता है ना, तो ये पूरा समझिए आपका डीएनए है ना। अब मुझे सिर्फ इतना सा सेगमेंट जो है, इतना सा सेगमेंट है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट से मुझे एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट से मुझे क्या मिलने वाला है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलने वाला है। तो क्या पूरा डीएनए स्ट्रैंड का मैं ट्रांसक्रिप्शन कराऊं, है ना, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सब में बेटा एनर्जी भी लगती है ना। तो पूरे का क्यों कराना है, मुझे सिर्फ इतने हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन कराना है, ठीक है, मुझे सिर्फ इतने हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन करवाना है। अब जो इतना हिस्सा है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जिस हिस्से का बेटा ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, उसे बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। तो आपके एक डीएनए में बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकते हैं। एंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट होता है। अभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, मैंने कहा इट इज अ एंजाइमेटिक प्रोसेस, इट इज अ एंजाइमेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो जो एंजाइम बेसिकली इसमें इन्वॉल्व रहेगा और 2 फैक्टर्स रहेंगे, तो वो इस पे काम करेगा, है ना। अब वो एंजाइम ये इतने से पे बाइंड, मतलब इतना जो है आपके ट्रांसक्रिप्शन करने वाला है। अब जो ये हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन करने वाला है, ये हिस्सा जो ट्रांसक्रिप्शन करने वाला है, इस पे एंजाइम बाइंड होगा।
है ना। अब एंजाइम को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे बाइंड होना है। समझो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है और उसका ये प्रमोटर रीजन है, तो ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो वो एंजाइम को कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रमोटर रीजन में बाइंड होना है। तो बेसिकली प्रमोटर रीजन वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल TA बहुत बार रिपीट होगा, उसे टाटा बॉक्स कहते हैं हम, है ना। TA ऐसा रिपीट होता रहेगा सीक्वेंसेस। तो जो एंजाइम है उसे लगेगा अच्छा ये रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कि मुझे यहाँ पे आगे मेरे को जुड़ना है, यहाँ पे आगे मेरे को जुड़ना है, तो वो जुड़ जाएगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चरल जीन जो है वो एक्चुअली आपका बनाएगा आरएनए, राइट। एंड में क्या है, टर्मिनेटर। प्रोसेस रुकना भी तो चाहिए कि आरएनए बनता ही जाएगा। तो फिर कुछ सीक्वेंसेस आएंगे, कुछ फैक्टर आएंगे एंड वो क्या कर देगा, उस प्रोसेस को रोक देगा। ऐसे काम होगा। तो आपका mRNA जो है वो बनके तैयार है, आपका mRNA जो है वो बनके तैयार है। समझ में आया, क्लियर हुई बात? सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। आपका जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है बेटा उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन है 3 पार्ट? 3 पार्ट कौन है बेटा उसके? 3 पार्ट कौन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, है ना। जो मेन सीक्वेंसेस होगा mRNA का वो स्ट्रक्चरल जीन के पास होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, ये हमने पहले ही बात किया था। एक है 5' स्ट्रैंड, एक है 3' स्ट्रैंड। फिर 5' का अपोजिट 3' का 5', है ना। अब मैंने कहा ये आपके समझो, ये आपका प्रमोटर है, ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है और ये आपका टर्मिनेटर है। दिस इज योर टर्मिनेटर, राइट। अब ये सीक्वेंसेस है, डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड है ना बच्चों। दिस इज योर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, राइट। A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T, T डबल बॉन्ड A, G ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड G, राइट। अब क्या होगा, जो आरएनए बनेगा, जो आपका आरएनए बनेगा उसका डायरेक्शन होगा 5' to 3'। ये बात याद रखना, है ना। जैसे डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो भी कैसे पॉलीमराइज करता है, 5' to 3' डायरेक्शन। वैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है, जो एंजाइम इसमें बेसिकली इन्वॉल्व है, वो भी यही बोलता है जब डीएनए पॉलीमरेज ऐसा करता है तो मैं भी यही करूंगा। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो 5' to 3'। तो अब 5' to 3' जब बनेगा आपका, है ना, तो जो टेम्पलेट और जो कोडिंग है वो क्या होगा वो समझिए। दिस स्ट्रैंड जो आपका 3' to 5' है, this will act as template strand. This will act as template. This 3' to 5' strand of DNA will act as template strand. और 5' to 3' को वाले को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। देखो समझो बात को, जो ये वाला स्ट्रैंड है, जो ये वाला आपका स्ट्रैंड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड, उसको हम बोल रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड। और जो ये वाला है 3 to 5 उसको हम बोल रहे हैं टेम्पलेट, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड को हम और बोलते हैं क्या, सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग को सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है और टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटीसेंस, एंटीसेंस, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, वो समझिए। तो 3' to 5' टेम्पलेट एक्ट करेगा, तो टेम्पलेट के ऑपोजिट वाला सीक्वेंसेस बनेगा। जैसे T है तो T के साथ क्या आना चाहिए, T के साथ आएगा आपका A, G के C के साथ G, G के साथ C, T के साथ A, A के साथ T आना चाहिए था,
पर क्योंकि आरएनए है तो आरएनए में यू आता है, टी नहीं आता, तो यहाँ पे आएगा यू, फिर जी के साथ सी के साथ जी और जी के साथ सी, ऐसा ही होगा। टी के साथ ए आया, सी के साथ जी आया, जी के साथ सी आया, टी के साथ ए आया, ए के साथ यू आया, जी सी जी सी। हुआ ऐसा? हुआ बच्चों ऐसा? अब देखिए, दिस इज टेम्पलेट। अब मैंने कहा जो ऊपर वाला है इसे कोडिंग या सेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो 523 जो बना है तो एक्चुअली ये 523 ये वाला और 523 ये वाला बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट टी की जगह यू आ गया है। देखो ए की जगह ए, जी की जगह जी, सी की जगह सी, ए की जगह ए, टी की जगह केवल यू आ गया है बच्चों। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं 5' to 3' ऑफ डीएनए इज कोडिंग स्ट्रैंड एंड 3 to 5 इज टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड। परफेक्टली क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहां पे हम है ना एक और रीजन करते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हम वर्ड लेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ही वो नाम लिया जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ही हम वो नाम लेते हैं। हम क्या बोलते हैं? लिखते हैं इस बात को, प्रमोटर दिख रहा है बच्चों आपको? ये प्रमोटर है ना। हम क्या बोलते हैं कि प्रमोटर इज लोकेटेड, कहां लोकेटेड है? 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान से देखिए, प्रमोटर है, प्रमोटर कहां लोकेटेड है? 5' अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 5' की तरफ लगा हुआ है। जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है ना, दिस इज योर कोडिंग स्ट्रैंड। 5' to 3' इज योर कोडिंग स्ट्रैंड है बच्चों। 5' to 3' इज योर कोडिंग स्ट्रैंड। तो आपका जो प्रमोटर है वो कहां लोकेटेड है? अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ, अपस्ट्रीम टू दी 5' एंड जो आपका टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर कहां लोकेटेड है? टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट 3' एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। एक चीज समझ रहे हो बच्चों, हम प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन डिसाइड किस हिसाब से कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। हम विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड क्या कर रहे हैं? हम विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड हम प्रमोटर एंड टर्मिनेटर का प्लेस डिसाइड कर रहे हैं, है ना। टेम्पलेट के हिसाब से नहीं कर रहे। टेम्पलेट के हिसाब से तो टेम्पलेट में तो अपस्ट्रीम 3' है ना। तो हम जो प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन है वो विद द रिस्पेक्ट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड डिसाइड करते हैं कि जो प्रमोटर है वो 5' एंड अपस्ट्रीम होता है ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, और जो टर्मिनेटर है वो 3' एंड के डाउनस्ट्रीम होता है ना। विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड हम ये डिसाइड कर रहे हैं। समझ में आया ये? और फिर हमने क्या सीखा कि जो आरएनए होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर होता है और क्या होता है बेटा? उसके अपोजिट होता है। किसके अपोजिट? टेम्पलेट के, राइट। समझ में आया कि ये फिर से बताऊं मैं एक बार फिर बताऊं? ये 5' एंड है, ये 3' एंड है,
ये 3' एंड है, ये 5' एंड है ना। 5 to 3' is your coding strand and 3' to 5' is your template strand। जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसको हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, या कहीं कहीं आप कोई अच्छी रेफरेंस बुक पढ़ो तो उसमें प्लस स्ट्रैंड भी दिया हुआ रहेगा। टेम्पलेट को हम लोग एंटी सेंस बोलते हैं, और कहीं कहीं माइनस स्ट्रैंड भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कैसे समझते हैं? पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स फिक्स्ड, कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये हम कैसे समझते हैं बच्चों? तो हम बोलते हैं कि जो पोजीशन है ऑफ प्रमोटर, वो फिक्स्ड होती है। कैसे? विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड, क्या होता है प्रमोटर का पोजीशन? 5' अपस्ट्रीम, है ना, 5' अपस्ट्रीम, वो होता है 5' अपस्ट्रीम। और टर्मिनेटर का 3' डाउनस्ट्रीम, और टर्मिनेटर का 3' डाउनस्ट्रीम। क्लियर हो गया ये सबको? कोई कंफ्यूजन इस बात में? कोई भी कंफ्यूजन नहीं? चलिए, तो अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में और आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा। तो बच्चों, जो आपका प्रोसेस है उसमें जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा वो है आरएनए पॉलीमरेज। जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा वो कौन सा रहेगा? आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो मेन एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को हम और क्या बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? क्योंकि डीएनए विल एक्ट एज टेम्पलेट इन दिस प्रोसेस। अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन का टेम्पलेट क्या है तो आप बोलेंगे डीएनए टेम्पलेट। कौन सा वाला है? 3' to 5'। 3' to 5'। जो आरएनए बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3। आरएनए बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3। तो आरएनए पॉलीमरेज काम करने वाला है हमारे साथ, है ना। अब आरएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है वो समझिए। जैसे आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये भी आरएनए पॉलीमरेज है, और ये भी आरएनए पॉलीमरेज है। मेनली आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? मेनली आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इलॉन्गेशन करेगा, है ना, इलॉन्गेशन का काम करता है ना। क्या करता है वो? मेनली कैटालाइज, mainly take part in elongation process। पर बेटा elongation तो तब होगा ना जब वो इनिशिएट होगा, राइट। तो आरएनए पॉलीमरेज को एक फैक्टर चाहिए जिसे हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या फैक्टर है? सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर जो है, सिग्मा फैक्टर जब तक आके बाइंड नहीं होगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा। तो सिग्मा फैक्टर क्या है बेटा? इनिशिएशन फैक्टर। इट इज द इनिशिएशन फैक्टर
इनिशिएशन फैक्टर है, इसका रोल इनिशिएशन में होता है। देन फिर प्रोसेस रुकना भी चाहिए, ऐसा नहीं है ना कि भाई वो करता ही जाए काम। तो बेसिकली यू हैव रो फैक्टर। यहां पे क्या होता है, यहां पे एक फैक्टर जिसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर वो आके बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज में, तब फिर क्या करेगा, वो प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा। तो रो फैक्टर हेल्प इन टर्मिनेशन। तो हमने देखा कि हमें बेसिकली एंजाइम तो एक ही चाहिए, है ना, नॉट लाइक डीएनए रेप्लिकेशन की बहुत सारे एंजाइम चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में जो रोल है वो एक ही एंजाइम का है, याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज का। ट्रांसक्रिप्शन में मेनली एक ही एंजाइम का रोल है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको दो जन चाहिए, एक तो सिग्मा फैक्टर और एक रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर चाहिए फॉर इनिशिएशन, सिग्मा फैक्टर चाहिए फॉर इनिशिएशन एंड रो फैक्टर चाहिए फॉर टर्मिनेशन। तो दो फैक्टर चाहिए, दैट इज सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर चाहिए फॉर इनिशिएशन एंड रो फैक्टर चाहिए फॉर टर्मिनेशन, है ना। तो डिटेल्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हो गया है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देखें तो बेसिकली आपके 3 स्टेप्स होते हैं बेटा, 3 स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में बेटा आपके 3 स्टेप्स होते हैं, क्या क्या? पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलॉन्गेशन एंड थर्ड है टर्मिनेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन के आपके 3 प्रोसेस है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, आपके ट्रांसक्रिप्शन के 3 प्रोसेस है, कौन कौन? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन के आपके कितने स्टेप्स है बेटा? 3 स्टेप्स है, दैट इज इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ इनिशिएशन, है ना। तो यहां पे क्या होगा, इनिशिएशन में मैंने बताया सिग्मा फैक्टर चाहिए, तो सिग्मा फैक्टर अलोंग विथ किसके साथ? आरएनए पॉलीमरेज, अलोंग विथ आरएनए पॉलीमरेज कैन आइडेंटिफाई प्रमोटर। देखिए यहां पे डायग्राम बनाती हूं मैं, 5' to 3', 3' to 5'। तो प्रमोटर रीजन कोडिंग स्टैंड पे ही होगा, है ना। तो समझो ये आपका प्रमोटर है, SG मतलब स्ट्रक्चरल जीन, और ये आपका T मतलब टर्मिनेटर है। अब ये रो फैक्टर अलोंग विथ सिग्मा फैक्टर अलोंग विथ आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है ना। तो सिग्मा फैक्टर और आपका आरएनए पॉलीमरेज दोनों आ रहा है। अब ये लोग क्या करेंगे बेटा, ये लोग इधर पूरा ऐसे मूव करेंगे और प्रमोटर पे आके ये बाइंड हो जाएंगे। तो बेसिकली सिग्मा फैक्टर हेल्प करेगा किसमें? सिग्मा फैक्टर हेल्प करेगा इन रिकॉग्नाइजिंग द प्रमोटर along with RNA polymerase। तो सिग्मा फैक्टर हेल्प करेगा किसमें? आइडेंटिफाई करने में। प्रमोटर में क्या होता है, मैंने वो कहा था, प्रमोटर में कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे टाटा बॉक्स हम बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में होता है TA रिपीट होता है, तो उन्हें पता चल जाता है सिग्मा फैक्टर अलॉन्ग विद आरएनए पॉलीमरेज को कि मुझे यहाँ पे आके चिपकना है, और फिर ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या होगा, ये बेसिकली एक्सप्रेस हो जाएगा, ये बेसिकली आरएनए बना लेगा। क्लियर हुआ बात? इनिशिएशन क्लियर हुआ आपको कि सिग्मा फैक्टर अलोंग विथ आरएनए पॉलीमरेज विल आइडेंटिफाई द प्रमोटर। पूरा ये डीएनए है ना, पूरा डीएनए है, डीएनए में सिर्फ इसी पर्टिकुलर यूनिट का ट्रांसक्रिप्शन अगर रिक्वायरमेंट है तो सिग्मा फैक्टर अलोंग विथ आरएनए पॉलीमरेज ऐसे घूम रहा है। जैसे ही उसको मिला प्रमोटर, उसे लगा कि अच्छा रिपीटेटिव सीक्वेंस है, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, बाइंड हो जाएगा प्रमोटर पे। ठीक है, प्रमोटर पे बाइंड
हो चुका है, इनिशिएशन हो चुका है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर बाइंड एट प्रमोटर, तो फिर क्या होगा, डीएनए ओपन हो जाएगा, जैसे आपका ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, ये प्रमोटर में ये लोग बाइंड हो गए, प्रमोटर रीजन में, ये समझो आपका टर्मिनेटर है ना। तो जैसे क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर प्रमोटर पे बाइंड हो गया, तब क्या होगा, आपका जो डीएनए है वो ऐसे खुल जाएगा, है ना। आपका जो डीएनए है वो ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। डीएनए ओपन कैसे, कि एच बॉन्ड टूटेंगे, एच बॉन्ड टूटने की वजह से डीएनए ओपन क्यों होगा बच्चों, एच बॉन्ड टूटने की वजह से आपका डीएनए जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा, आपका स्मॉल पीस ऑफ आरएनए बनेगा 5', ठीक है, आपका स्मॉल पीस ऑफ आरएनए बनेगा, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए फॉर्म, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे ये स्मॉल पीस ऑफ आरएनए बना, सिग्मा फैक्टर विल लीव, सिग्मा फैक्टर जो है वो चला जाएगा, सिग्मा फैक्टर विल लीव, जैसे ये बना आपका सिग्मा फैक्टर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही ऐसा हुआ आपका सिग्मा फैक्टर चला जाएगा, ये समझिए आपका प्रमोटर रीजन है, ये आपका टर्मिनेटर रीजन है, ठीक है। जैसे ही स्मॉल पीस ऑफ आरएनए बना, आपका जो सिग्मा फैक्टर है वो हट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ओनली आपका आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे बचेगा ओनली आपका आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे कौन है, केवल आरएनए पॉलीमरेज है। वो क्या करेगा, अब प्रोसेस को इलोंगेट कराएगा, क्या करेगा, वो अब इलोंगेशन कराएगा। जैसे आपका ये डीएनए है ना, ओपन हुआ है, ठीक है, ये ओपन हुआ है, दिस इज योर कोडिंग टेम्पलेट, this is coding strand, this is your coding strand, this is your template strand, है ना, this is your template strand। आपका क्या हो रहा है, आरएनए बन रहा है 5', ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, ये आगे जा रहा है और आरएनए बनता जा रहा है ना, ये आगे जा रहा है और आरएनए बनता जा रहा है। तो इलोंगेशन में ओनली आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज चाहिए बेटा, आपको कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं चाहिए। इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा होता है, याद रखना, इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा होता है। फिर देखो हो क्या रहा है, एट वन साइड डीएनए ओपन, ठीक है, डीएनए ओपन होता है, या फिर आप बोल लो अनवाइंड होता है, ठीक है, एंड अदर साइड डीएनए रीवाइंड या क्लोज हो जाता है। मतलब जैसे ये वाला देखो, यहां पे क्या हुआ,
अब आरएनए पॉलीमरेज इधर है और आपका 5' ये आरएनए बना है ना, दिस इज योर आरएनए, दिस इज योर आरएनए। सो सी यहां पे क्या हो रहा था, इलॉन्गेशन में इतना सा पार्ट खुला, इतना आरएनए था। अब क्या हुआ, ये आगे बढ़ता गया, मतलब इलॉन्गेशन होता गया, इलॉन्गेशन होता गया, इलॉन्गेशन होता गया। तो क्या हुआ, आप देखो आगे ये क्या बना हुआ है, जो ग्रीन वाला मैं ऐसे गोल कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये जो मैं गोला गोला बना रही हूँ ना बार बार, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ये देखो खुला, ट्रांसक्रिप्शन बबल बना, ये खुला, आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे गया। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आगे गया तो ये वापस जैसे ही आरएनए बन गया, इसका जो कोडिंग सीक्वेंस है उसका ऑपोजिट ऐसे अगर आ गया, कोडिंग सीक्वेंस का सेम खाली टी की जगह यू, या टेम्पलेट का ऐसा लोगे टेम्पलेट का ऑपोजिट आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ, वो वापस डीएनए जो है वो रीवाइंड हो जाता है। समझ रहे हो, इलॉन्गेशन ऐसा हो रहा है। समझो यहाँ प्रमोटर था, प्रमोटर से बाइंड हुआ, सिग्मा फैक्टर हेल्प किया, सिग्मा फैक्टर निकल गया, थोड़ा सा आरएनए बना के सिग्मा फैक्टर निकल गया। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे जाता जाएगा। तो स्ट्रक्चर जिनका ये डीएनए खुला, इसने क्या बनाया, ट्रांसक्रिप्शन बबल, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन कोड होना था कोड हुआ। अब आगे गया आरएनए पॉलीमरेज, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे गया, ये डीएनए वापस रिवाइंड हो जाता है। अब जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे जाता जाएगा, डीएनए ओपन होता जाएगा, इंफॉर्मेशन कोड हुआ, वापस जो डीएनए है वो बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। फिर आएगा बेटा आपका थर्ड, दैट इज टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन के लिए आपको चाहिए रो फैक्टर। क्या चाहिए आपको बेटा, रो फैक्टर चाहिए। टर्मिनेशन के लिए आपको रो फैक्टर चाहिए। ये आपका डीएनए है ना, हम सबसे एंड में पहुंच गए हैं। इस सेक्शन को हमने क्या बोला था, इस सेक्शन को हमने टर्मिनेटर कहा था, है ना। अब ये आपका कौन है, आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज में समझो आपका, आरएनए पॉलीमरेज में समझो आपका रो फैक्टर आके बाइंड हुआ। ये समझो क्या है, रो फैक्टर है। जैसे ही रो फैक्टर आके बाइंड होगा, रो फैक्टर बाइंड विथ, रो फैक्टर बाइंड विथ, रो फैक्टर बाइंड विथ आरएनए पॉलीमरेज, रो फैक्टर बाइंड विथ आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही रो फैक्टर बाइंड होगा, आपका जो ये आरएनए बना है, आपका जो आरएनए बना है वो लीव कर जाएगा। ठीक है, आपका जो आरएनए बना है वो क्या होगा बेटा, लीव कर जाएगा। आरएनए लीव, आरएनए लीव कर जाएगा। जो डीएनए है वो वापस क्लोज हो जाएगा, डीएनए क्लोज, एंड उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज लीव होगा। बेटा ये बात समझो, ऐसा नहीं कि रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज दोनों साथ साथ में निकल जाएंगे। रो फैक्टर ने टर्मिनेशन करवा दिया, रो फैक्टर टर्मिनेशन कराते ही जो आपका ये आरएनए है, जो आपका ये वाला आरएनए है, ये लीव करेगा। ये वाला आरएनए जो है आपका वो लीव करेगा। दिस आरएनए इज गोइंग टू लीव। ये वाला आपका जो आरएनए है बेटा वो लीव करेगा। जैसे ही आरएनए लीव कर गया, जैसे ही आपका आरएनए लीव कर गया, आरएनए की लीव करते ही क्या होगा, डीएनए जो है वो, ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल था, है ना, ट्रांसक्रिप्शन बबल था, तो ये वापस बंद होगा। इसे बंद कौन कराएगा, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज बंद करवाने के बाद ही बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि वो पहले ही निकल जाएगा। ठीक है, बंद करवाने के बाद ही वो बाहर निकलेगा। ये बात समझ में आया। और इस तरह से आपका जो आरएनए है वो तैयार है। इस तरह से आपका जो आरएनए है वो तैयार है। क्लियर हुई बातें? क्लियर हुआ? 3 स्टेप्स है बेटा आपके ट्रांसक्रिप्शन के, दैट इज इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आपको एक फैक्टर चाहिए जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर, और टर्मिनेशन में आपको एक फैक्टर चाहिए जिसका नाम है रो फैक्टर। ठीक है, अगर आप
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो वहां पे 3 रीजन होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। आप ये प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जो बोल रहे हैं, किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं? अब कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस से बोल रहे हैं। जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 5' अपस्ट्रीम आपका प्रमोटर होता है और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 3 डाउनस्ट्रीम टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर पे कौन बाइंड होगा? आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद द सिग्मा फैक्टर विल रिकॉग्नाइज द प्रमोटर रीजन, राइट, एंड हल्का सा आपका आरएनए वहां फॉर्म हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन जब पूरा हो जाएगा तब आरएनए पॉलीमरेज पे रो फैक्टर आएगा। रो फैक्टर विल हेल्प इन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन करते ही क्या होगा? आरएनए विल लीव, रो फैक्टर विल लीव। आफ्टर क्लोजिंग द डीएनए, आफ्टर रिवाइंडिंग द डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज विल लीव। दिस इज द प्रोसेस। ऐसे बेटा आपका एमआरएनए बनेगा, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, एमआरएनए बन गया। अब जो ये एमआरएनए बना आपका, है ना, ये ऐसा ही सेम प्रोसेस आपका चलता है प्रोकैरियोट्स में, है ना। बट जो आपके यूकैरियोट्स है, हम में थोड़ा अलग है। हम में क्या होता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं और बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अलग टाइप का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमारे में यूज होता है। क्या है वो? चलो मैं आपको सिखाती हूं। ओके, सो टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं पहले। टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, है ना। सो अगर मैं कंपेयर कर लूं, यहां मैं प्रोकैरियोट्स लिख लेती हूं और यहां पे यूकैरियोट्स, तो समझना आपके लिए इजी रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन में यही 3 स्टेप्स होते हैं, चाहे प्रो हो या यू हो। बस फर्क क्या है? जैसे ये प्रोकैरियोट है ना, एंड दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, इकोलाई का। इसका ये डीएनए है ना। अब यही डीएनए एक्चुअली इसका आरआरएनए बनाएगा। यही डीएनए एक्चुअली इसका एमआरएनए बनाएगा और यही डीएनए एक्चुअली इसका टीआरएनए बनाएगा, ठीक है। यही डीएनए सब कुछ बना देगा, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। इन प्रोकैरियोट्स सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है। इन प्रोकैरियोट्स सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है। इन प्रोकैरियोट्स यू हैव सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये पूरा डीएनए है और एक ही आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए की बनाने की कैपेसिटी रखता है। यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, है ना। टाइप्स ऑफ आरएनए का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने समझा रखा है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, है ना। तो एक ही एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स तीनों बना देता है। अब आते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। हम में बेटा क्या होता है? हम में 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है। हम में 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है। अगर देखें तो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारे न्यूक्लियस है, एंड आपको पता है लोकेशन मैंने बताया था ना कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में ही होता है ना। और समझिए ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है। तो ऐसा होता है कि समझो ये वाला पोर्शन आरआरएनए बना रहा है, ये वाला पोर्शन टीआरएनए बना रहा है और ये वाला पोर्शन आपका एमआरएनए बना रहा है। एमआरएनए को हम यहां पे और क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए। क्यों बोलते हैं बताती हूं अभी, जब मैं आपको मॉडिफिकेशंस भी कराऊंगी इसके। सो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज
3। ये 3 टाइप के आपके कौन होते हैं बेटा? आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स। जो आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो क्या बनाता है? आरआरएनए। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो बनाता है एम या बोलो एचएनआरएनए, है ना? एचएनआरएनए ज्यादा प्रॉपर है। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो बनाता है टीआरएनए। टीआरएनए के अलावा जो दूसरे आपके आरएनए हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, फिर एसएनआरएनए, ये सब भी कौन बनाता है? ये सब भी आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 हर तरह का आरएनए 28S, 5.8S, देन आपका 18S, सारे सब बनाता है, ठीक है। सो RMT या RHT ऐसे याद रखो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं कि यूकैरियोट्स में mRNA एक्चुअली HNRNA, क्योंकि उसमें सेक्शंस होते हैं इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स के। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ पोस्ट मॉडिफिकेशन में 2 मिनट में, बस इतना पहले लर्न कर लीजिए कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें एक सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो mRNA, tRNA, rRNA सब बना देगा। लेकिन आपका जो यूकैरियोट्स है उसमें 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो 1 क्या बनाएगा? rRNA, है ना? ऐसे याद रखो, RMT। जो आपका पॉलीमरेज 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 1 है, वो बनाएगा rRNA। फिर आपका जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो बनाएगा मैसेंजर आरएनए बोले या हेट्रोजीनियस आरएनए, HNRNA, ठीक है, HNRNA। और जो आपका 3 है, आरएनए पॉलीमरेज 3 है, वो बनाएगा tRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, SRNA, सब। क्लियर हुई बात? आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। कौन है? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए बनाएगा, पॉलीमरेज 2 जो है वो एचएन बनाएगा एंड 3 जो है वो टीआरएनए बनाएगा। ओके, तो अब मैं आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है ना। अब ट्रांसक्रिप्शन में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल modification, post transcriptional modifications, करेक्ट। चलिए, इसमें क्या है, आपका जो स्ट्रैंड बना वही इनिशिएशन, एलोंगेशन और ये टर्मिनेशन स्टेप से क्या बना? ये 5' to 3', राइट। बट इसमें बेटा एक्चुअली इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस आरएनए। क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसे कुछ सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये बनाया है मैंने, ये क्या बनाया है? दिस आर इंट्रॉन्स। जो मैंने ग्रीन से बनाया है उसे मैं बोल रही हूं इंट्रॉन, और जो ये वाला है वो है एक्सॉन। वो क्या है? एक्सॉन। तो जो इंट्रॉन है बेटा, जो आपका इंट्रॉन जो है आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोसेस्ड आरएनए। इंट्रॉन जो है वो प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं होता। एक्चुअली जो इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन हमने प्रोसेस देखा था अभी, तो उसमें क्या होता है, जो वो बेसिकली प्रोकैरियोट्स में ऐसा होता है ना। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो आरएनए बनता है उसे हम एचएनआरएनए बोलते हैं, बिकॉज उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स के। इंट्रॉन्स जो है वो काम की सेक्शंस नहीं है, एक्सॉन्स जो है वो काम की सेक्शन है। तो इसमें एक अलग सा प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग वाला, ठीक है। फिर देखिए, आप देखिए ये हुआ कहाँ है, यूकैरियोट्स की बात करें हम कंप्लीटली, बिकॉज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। तो ये बना कहाँ बेटा? ये बना आपके न्यूक्लियस में, लेकिन अब ये ट्रांसफर होगा साइटोप्लाज्म में फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस एचएनआरएनए को हम लेकर जाए कहाँ? इस एचएनआरएनए को हम
साइटोप्लाज्म में लेकर जाएं। तो बेसिकली जब हम इसे साइटोप्लाज्म में लेकर जाएंगे तो कुछ डिग्रेड ना हो, सेफली पहुंचाने के लिए हम कुछ कुछ स्टेप्स करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 5' एंड पे कैपिंग करेंगे, 3' कैपिंग मतलब टोपी पहनाएंगे उसको। ठीक है, 3' एंड पे हम टेलिंग करेंगे और जो इंट्रॉन्स है उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, इंट्रॉन्स रिमूव होंगे, एक्सॉन्स आपके जुड़ जाएंगे और फिर दिस इज नोन एज प्रोसेस्ड आरएनए। वो प्रोसेस्ड आरएनए को हम लेके जाएंगे कहां, उस प्रोसेस्ड आरएनए को बेसिकली अब हम एमआरएनए बोलेंगे, उस प्रोसेस्ड आरएनए को जिसमें इंट्रॉन्स नहीं है, उस प्रोसेस्ड आरएनए में जिसमें अब इंट्रॉन्स नहीं है, 5' एंड पे टोपी पहनी हुई, कैपिंग किया हुआ है, सॉक्स बना रखे हैं पॉली ए टेल की, 3' एंड पे, उस प्रोसेस्ड आरएनए को हम बोलेंगे एमआरएनए और उस एमआरएनए को हम अब साइटोप्लाज्म में लेके जाएंगे, है ना, सेफली लेके जाएंगे, वो डिग्रेड ना हो और फिर उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। क्लियर हुई बात? रिमूव करें, चलो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी सबसे पहले हम कैपिंग करते हैं, सबसे पहले हम कैपिंग करेंगे। कैपिंग कहां होगा बेटा, कैपिंग होगा 5' एंड में। कैपिंग कहां होगा, कैपिंग होगा 5' एंड में। ठीक है, 5' एंड में क्या होगा, कैपिंग किसका, 7-मिथाइल GTP। कैपिंग हो गया और यहां पे 3'। ठीक, कैपिंग के बाद क्या होगा, कैपिंग बाद टेलिंग होगा। टेलिंग कहां करेंगे बच्चों, बताया मैंने 3' पे। टेलिंग कहां करेंगे हम, टेलिंग करेंगे बेटा हम 3' पे। टेलिंग कहां किया जाएगा, टेलिंग किया जाएगा 3' पे, लिख लीजिए, टेलिंग करेंगे हम 3' पे। कैपिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं 5' पे। 5' पे आपके ये G वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल लग जाएंगे, है ना, और फिर क्या होगा, 3' पे हम टेलिंग करेंगे। जब टेलिंग करेंगे बेटा तब क्या होगा, बहुत सारे एडिनाइल के रेसिड्यूज लगेंगे, 200 से 300 रेसिड्यूज जो है एडिनाइलेट के 3' पे लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप विल बी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स रिमूव करेंगे, इंट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड, इंट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड। किसमें बेटा, इन स्प्लाइसिंग प्रोसेस आपके इंट्रॉन्स जो है बेटा वो रिमूव किए जाएंगे। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होगा, आपके जो इंट्रॉन्स है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होगा, आपके जो इंट्रॉन्स है वो रिमूव किए जाएंगे। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होगा, इंट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड। याद हो रहा है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होगा, इंट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड। यहाँ पे आपका कैप है, यहाँ पे आपका टेल ऑलरेडी है, और जैसे ही इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे बच्चों, जैसे ही इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, हमारे पास 5' to 3' जो आ गया है, दैट इज mRNA and this is my processed RNA. This is my processed RNA. समझ में आई बात, दिस इज माई प्रोसेस्ड RNA। ये क्या है, मेरा प्रोसेस्ड RNA है। क्लियर हो रहा है ये स्टेप सारे? पहले केपिंग होगी, ये भी याद रखना है, जो ये ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होंगे इसमें पहले कैपिंग होगा, फिर टेलिंग होगा, और उसके बाद कैपिंग, टेलिंग, फिर स्प्लाइसिंग होगा। स्प्लाइसिंग मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, स्प्लाइसिंग मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। स्प्लाइसिंग मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली जो 3 स्टेप्स है जरा लिख लेते हैं हम लोग। जो 3 स्टेप्स है आपके मॉडिफिकेशंस के, 3 स्टेप्स है आपके, 3 स्टेप्स जो है वो क्या है, पहला कैपिंग। ठीक है, कैपिंग मतलब अ न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड हम ऐड करेंगे, क्या है, 7-मिथाइल GTP, है ना, ऐड एट 5' एंड।
नेक्स्ट क्या करेंगे, टेलिंग करेंगे। कैपिंग में तो एक ही टोपी पहनाएंगे, टेलिंग में मेनी ए adenine residue is added at 3' end, है ना, इसे हम बोलते हैं एडिनाइलेट रेसिड्यू। फाइन। और सी होगा बेटा आपका स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बिकॉज इंट्रॉन्स हमारे काम के नहीं है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, है ना। और इस इंट्रॉन्स रिमूवल में आपको कुछ प्रोटीन हेल्प करते हैं जिसका नाम है स्नोब्स, ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन जो हमें हेल्प करते हैं इंट्रॉन्स रिमूव करने में। तो आपका HNRNA बेसिकली क्या बन जाएगा, आपका mRNA बन जाएगा। इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे RNA पॉलीमरेज 2 में HNRNA भी आपको साथ में लिखाया था, क्योंकि हम लोग में यूकैरियोट्स में एक बार में mRNA नहीं बनता, हम में एक्चुअली HNRNA बनता है जिसमें आपके एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। हमारे एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। फिर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स जो है वो जो तैयार है HNRNA उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिंग करते हैं 5' एंड में। जब हम कैपिंग करते हैं बेटा 5' एंड में, जब हम कैपिंग करेंगे तो बस हम एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे GTP का, है ना। तो 7-मेथाइल GTP ऐड किया जाता है, कैप पहनाया। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं टेलिंग, उसमें 200 से 300 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनाइलेट ऐसे AAA ऐसे पॉली ए टेल बन जाती है। एंड देन स्प्लाइसिंग की जाती है बेटा। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, फिर सारे जो एक्सॉन्स जुड़ गए। उसके बाद जो बनता है दैट इज mRNA एंड वी कॉल्ड इट एज प्रोसेस्ड RNA, ठीक है। तो तीनों स्टेप्स आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से क्लियर है, दैट इज कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ठीक है। समझ में आया? ओके, थैंक यू।